हाय गाइस, आज हम लोग पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स अर्थव्यवस्था। तो उसमें हम टॉपिक पढ़ रहे हैं बैंकिंग और फाइनेंशियल सिस्टम, बैंकिंग और वित्तीय व्यवस्था। ठीक है, तो हमने सब पढ़ लिया था। हमने आरबीआई के बारे में पढ़ा था, वाणिज्यिक बैंक क्या होते हैं वो पढ़ा था। अब पढ़ेंगे वाणिज्यिक बैंक जो होते हैं हमारे कमर्शियल बैंक्स, उनके काम क्या होते हैं, वो क्या काम करते हैं, ये हम पढ़ेंगे। इससे पहले हम देखते हैं अपना फैक्चुअल क्वेश्चन। तो देखिए, हम पढ़ रहे थे डेज, तो हमने जुलाई तक हम आ गए हैं। तो 1 जुलाई को होता है डॉक्टर्स डे और 11 जुलाई को होता है विश्व जनसंख्या दिवस। ठीक है, इनको याद रखने के लिए, बस ऐसा नहीं है सिर्फ याद रखने के लिए, ऐसे याद रख लीजिए कि जो डॉक्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वही जनसंख्या बढ़वाते हैं। कैसे वो क्या बोलते हैं, डिलीवरी वगैरह कराते हैं, तो डॉक्टर्स जनसंख्या बढ़वाते हैं। ऐसा कुछ है नहीं, याद रखने के लिए कर लीजिए। तो डॉक्टर्स डे और विश्व जनसंख्या दिवस एक साथ आपको याद रहेंगे, 1 जुलाई और 11 जुलाई को। डॉक्टर्स भी अब कोरोना में उन्होंने इतना कार्य किया है, इसलिए उनको भी काफ़ी महत्व अब दिया जाने लगा है। तो इसलिए ये डे भी इम्पॉर्टेंट हो गया है। तो दोनों आप साथ में याद रखेंगे। सिर्फ याद रखने के लिए ऐसे कनेक्ट कर लीजिए कि डॉक्टर्स जनसंख्या बढ़ाने में मदद करते हैं। तो इस तरीके से आपको ये याद रहेगा। तो सिर्फ ये याद रखने के लिए बताया है, इसका कोई कनेक्शन नहीं है। तो देखिए, वाणिज्य बैंक के कार्य क्या होते हैं। फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक्स। ठीक है, जो हमारे बैंक होते हैं, जैसे जो हमारे जितने भी आप बैंक देखते हैं, वो काम क्या करते हैं, उनके मेन काम क्या है बताइए। तो देखिए, मैं आपको बताती हूँ उनके मेन काम क्या है। पहला उनका काम है जमाए स्वीकार करना। आप क्या करते हैं, आप बैंक में जाते हैं, बैंक में पैसे जमा करते हैं, सबसे पहला काम। दूसरा क्या करते हैं, अगर आपको लोन लेना हो तो आप बैंक जाते हैं। लेकिन अब पहले ये दो मेन काम माने जाते थे, लेकिन अब और भी काम बैंक करने लगे हैं। बैंक क्या करते हैं, अगर आपको कोई किस्त देनी है बीमा की, ठीक है, तो वो जमा कर देंगे। शेयर का अगर आपको पैसे लेने देने का कोई भी काम है, तो अब बैंक सारे काम करने लगे हैं। इवन आप शॉपिंग भी करते हैं तो आप डायरेक्ट पे कर देते हैं, है ना, बैंक से, अपने कार्ड से। तो अब बैंक पहले से बहुत ज़्यादा कार्य करने लगे हैं, लेकिन सबसे पहला मेन काम क्या है उनका, जमाए स्वीकार करना। वो लोगों से पैसे लेते हैं, ठीक है, मतलब जम लेते हैं ज़बरदस्ती नहीं लेते हैं, मतलब जमा करते हैं, ठीक है, डिपॉजिट लेते हैं। हम लोग अपने पैसे बैंक में जमा करते हैं। तो देखिए, वाणिज्यिक बैंक जनता से जमाएं ग्रहण करते हैं, जिसमें सावधि जमा, चालू खाता जमा, बचत बैंक जमा और आवर्ती जमा इत्यादि शामिल होते हैं। अभी ये सारी जमा क्या होती है मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, ये डिपॉजिट लेते हैं, जमा लेते हैं बैंक। ठीक है, इनमें कई तरीके की जमा होती है, जैसे सावधि जमा, चालू खाता जमा, बचत बैंक जमा और आवर्ती जमा। अभी इन सबको बताऊंगी क्या होता है। तो ये इस तरीके की जमाएं जो होती है हम बैंक में देते हैं। इन जमाओं की अवधि जितनी लंबी होगी, ब्याज दर उतनी ही ऊंची होगी। तो देखिए क्या होता है ना, अगर आप कहीं पे पैसा रखेंगे, है ना, लेकिन आप अगले ही दिन निकाल लेंगे, तो दूसरे को कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर मान लो उसे आपने 10 रुपए दिए, मान लीजिए किसी को, ठीक है, किसी व्यक्ति को दिए। अब उस वो सोच रहा था कि हम इस 10 रुपए पे लोन दे देंगे आगे किसी और को, है ना, लेकिन आपने अगले ही दिन ले लिए, तो वो लोन तो नहीं दे पाएगा। लेकिन आपने कहा कि 10 रुपए हम तुम्हें दे रहे हैं 5 साल के लिए, तो बताइए वो आगे कितना सारा लोन दे सकता है उस पर, है ना। तो इस तरीके क्या होता है कि जितनी जमा की जितनी अवधि ज़्यादा होगी, जितने समय के लिए हम डिपॉजिट करेंगे, उतनी ज़्यादा हमें ब्याज दर मिलती है, उतनी ऊंची उसकी इंटरेस्ट रेट होता है, क्योंकि उतना ज़्यादा बैंक को भी फ़ायदा होता है। जबकि तरलता कम होगी, लिक्विडिटी कम होगी। लिक्विडिटी मतलब क्या होता है कि जैसे कि मान लीजिए कि आप उस पैसे को हाल नहीं निकाल सकते। जो चालू खाता होता है ना, करंट अकाउंट, उसमें आप कभी भी पैसे डाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो उसमें क्या है, तरलता क्या होती है, बहुत कम, सॉरी, तरलता बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन ब्याज दर कम होती है। अब यहाँ पर क्या है, जो आप लंबे टाइम के लिए पैसा डाल रहे हैं बैंक में, कि आप 10 साल बाद निकालेंगे मान लीजिए, तो आपको ब्याज दर ऊंची मिलेगी, लेकिन तरलता कम होगी। मतलब आप उसको हाल नहीं निकाल सकते, उसकी कुछ समय अवधि होगी कि आप इतने टाइम बाद उसको ले सकते हैं। तो मतलब उसकी, तो उसको हम कहेंगे उसकी लिक्विडिटी कम है। अब चालू खाता जमा सबसे अधिक तरह शून्य ब्याज दर वाला होता है। ठीक है, मैंने आपको बताया ना, चालू खाता जो करंट अकाउंट होता है, उसमें आप कितनी बार पैसे डाल सकते हैं, निकाल सकते हैं एक दिन में, ऐसा कुछ होता है उसमें। तो देखिए, उसमें क्या होता है, सबसे अधिक तरल होता है, वो सबसे अधिक लिक्विड है। लिक्विड क्यों है, क्योंकि जब आपको पैसे चाहिए आप उसमें से ले सकते हैं, लेकिन शून्य ब्याज दर होती है। लेकिन फिर आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि बैंक को तो कोई फायदा ही नहीं होगा ना आपके पैसे जमा करने का। जबकि सावधि जमा सबसे कम तरल तथा अधिक ब्याज दर वाला होता है। सावधि मतलब समय, काफ़ी लॉन्ग टाइम के लिए जब हम पैसा जमा करते हैं, तो वो सबसे कम तरल होता है, क्योंकि हम वो क्या है, उस पर एक डेट होती है कि आप 1 साल बाद निकालेंगे। फिक्स डिपॉजिट करते हैं ना, कि आप 1 साल बाद निकालेंगे या 5 साल बाद निकालेंगे, तो सबसे कम तरल है, क्योंकि बहुत कम लिक्विड है, मतलब लिक्विडिटी नहीं है, क्योंकि आप उसको हाल नहीं निकाल सकते हैं। और लेकिन ब्याज दर हमें उसमें ज़्यादा, इंटरेस्ट रेट हमें ज़्यादा मिलता है, क्योंकि बैंक को पता है अब इतने टाइम के लिए पैसा नहीं लेंगे, तो हम उसको आगे उस पर लोन दे सकते हैं।
ऐसा होता है। जमाएँ बैंक का दायित्व होती है, संपत्ति नहीं। अच्छा, तो ये भी याद रखना है कि जो जमाएँ होती है, डिपॉज़िट होती है, वो बैंक की लायबिलिटी है, एसेट नहीं। आपको लगेगा कि बैंक के पास तो पैसे आया तो वो तो उसकी एसेट हो गई, वो उसकी एसेट नहीं होती, उसकी संपत्ति नहीं होती है। क्योंकि देखिए, मान लीजिए आप किसी ने आपको पैसा दिया आपके कि आप ये लो और मेरे 100 रुपए सँभाल के रख लो, ठीक है? तो क्या है, आप आपकी वो संपत्ति तो नहीं हो गई, क्योंकि आपको वो वापस करने हैं 100 रुपए। है ना? आगे जाके वो आपको 100 रुपए वापस करने हैं, तो वो आपकी संपत्ति नहीं है, वो आपका दायित्व है कि आपको इनके 100 रुपए सँभाल के रखने हैं। तो वो क्या है, आपकी लायबिलिटी है। तो जो डिपॉज़िट होते हैं, जमाए होते हैं, वो बैंक का दायित्व लायबिलिटी होती है, ना कि एसेट। ठीक है? ये याद रखिए कि डिपॉज़िट, ऐसा लगता है कि डिपॉज़िट तो बैंक के पास खूब सारे पैसे चले गए तो इनकी एसेट हो गई, नहीं है, इनकी लायबिलिटी है। बैंक को वापस करनी है, इंटरेस्ट भी देना है उस ऊपर से। तो जमाए और डिपॉज़िट यानी कि जो होता है वो बैंक की क्या होती है, दायित्व, लायबिलिटी होती है, ये याद रखिएगा। देखिए, मेरी कोशिश रहती है कि आपको मैं बहुत अच्छे से समझाऊँ, इतने अच्छे से आपको कम ही लोग समझाने वाले मिलेंगे। इसलिए मेरी कोशिश यही रहती है कि किसी भी बच्चे को, चाहे उसको आता है पूरी चीज़ें, चाहे नहीं आती है, अगर उसको कुछ भी नहीं आता तो उसको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए चीज़ें। यही मेरा प्रयास रहता है, ठीक है? अगर मान लीजिए वो बहुत कम समझ पाता है, तो वैसा व्यक्ति भी समझ ले मेरी बातों को। अब दूसरा काम क्या करता है, ऋण देना। अब एक तो क्या है, बैंक ने क्या किया, डिपॉज़िट दे दिया, सॉरी डिपॉजिट ले लिया, ठीक है? आप क्या करते हैं, बैंक में जाके अपने पैसे जमा करते हैं, पैसे रखवाते हैं सुरक्षित। और दूसरा काम क्या करते हैं, अगर मान लो आपको घर लेना है, ठीक है, लेकिन आपके पास एक साथ इतने सारे पैसे नहीं है, तो आपका दूसरा काम क्या कर सकते हैं, आप किसी से व्यक्ति से अगर कहेंगे कि हमें लाखों रुपए दे दो, तो ऐसे तो कोई दे नहीं देगा। बैंक क्या करते हैं, आपको लोन देते हैं, ऋण भी देते हैं, कि मतलब बैंक लोन दे दिया, शिक्षा के लिए लोन दे दिया, ऋण देते हैं। तो दूसरा कार्य क्या होता है, बैंक का ऋण देना। वाणिज्यिक बैंक सामान्यतः उत्पादन कार्यों के लिए ऋण देते हैं। बैंक को यही तो फायदा होता है कि किसी से पैसे लिए, उस पैसे पर क्या है, दूसरे को ऋण दे दिया, तो क्या है, ऋण का इंटरेस्ट ज्यादा है डिपॉजिट से। तो जब उसको वापस मिलेगा ऋण, तो जो बीच का उसका पैसे का बेनिफिट होगा, जितने पैसे उसे बीच में मिलेंगे दोनों में, ठीक है, दोनों के इंटरेस्ट में, वही तो उसका फायदा हुआ। तो देखिए, यही होता है। तो बैंक क्या करते हैं, जो मतलब जो डिपॉजिट लेते हैं उसके ऊपर ऋण दे देते हैं दूसरे को। वाणिज्यिक बैंक समानतः उत्पादन कार्यों के लिए ऋण देते हैं, तभी वो लाभ कमा पाते हैं। तो क्या है, वो उत्पादन कार्यों के लिए ऋण देते हैं। जैसे मान लो कोई इंडस्ट्री खोलनी है, कुछ करना है, कंपनी खोलनी है, उसके लिए भी ऋण देते हैं। इन बैंकों द्वारा दिया जाने वाला ऋण अधिकांशतः अल्पकालिक होता है। तो लेकिन क्या होता है, कम समय के लिए ही ऋण देते हैं बैंक। वाणिज्यिक बैंक जमा स्वीकार करने तथा ऋण देने के दौरान साख का निर्माण, क्रेडिट क्रिएशन करते हैं। देखिए, यही करते हैं बैंक। क्या करते हैं, मैंने भी आपको समझाया कि मान लीजिए एक व्यक्ति है, उसने 100 रुपए बैंक में कहा कि आप रख लो, 1 साल के लिए आप 100 रुपए रख लो, ठीक है, बैंक में जमा कर दिए संभाल के। तो बैंक क्या करता है, उसको पता रहता है कि अच्छा अभी ये व्यक्ति पैसे नहीं निकालेगा, तो उसने क्या किया, किसी को मान लीजिए 10 रुपए बचा के 90 रुपए पे किसी और को ऋण दे दिया, 90 रुपए किसी और को लोन पे दे दिया। लेकिन उसे पता है कि अभी एक साथ ये 90 रुपए नहीं निकालेगा ये व्यक्ति, है ना? अभी मतलब 40, मतलब एक अनुमान से 40 रुपए ही निकालेगा, तो बाकी वो बचे हुए 50 रुपए भी किसी और को ऋण देता है। तो इस तरीके से जितने रुपए अपन डिपॉजिट करते हैं, उससे बहुत ज्यादा पे बैंक लोन दे देते हैं। तो उसको कहते हैं साख का निर्माण, क्रेडिट क्रिएशन। यही होता है कि उसने क्या किया है, क्रेडिट का क्रिएशन किया है, साख का सृजन किया है। समझ में आया? क्योंकि ऋण भी बैंकों की मांग जमा में ही शामिल होते हैं। ऋण क्या है, बैंकों की जो मांग जमा होती है उसमें शामिल होते हैं, और ये जमा एक समय पर नहीं निकाली जा सकती। देखिए, क्या होता है ना, बैंक जो होते हैं, बैंक क्या करते हैं, मान लीजिए किसी ने, छोटे अमाउंट से हम समझते हैं ताकि हमें समझ में आ जाए, है ना? तो 100 रुपए अगर किसी ने कहा कि आप बैंक के पास, कि आप हमारे डिपॉजिट कर लीजिए, आप रख लीजिए, तो बैंक को क्या करना होता है, बैंक ना पूरे 100 रुपए पे ऋण नहीं दे सकता। क्योंकि मान लीजिए कि एक साथ सब लोग पैसे लेने आ गए बैंक से कि नहीं, हमें अपना पैसा वापस चाहिए, तो बैंक तो दिवालिया हो जाएगा। ठीक है, कहाँ से पैसे देगा? तो बैंक को क्या होता है, जो भी उसके पास डिपॉजिट होता है उसका कुछ परसेंट अपने पास रखना होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि मान लीजिए एकदम से 3 लोगों में से एक कोई मांगने आ गया अपने पैसे, तो बैंक उसको दे पाए वापस, है ना, जिसने जमा किए थे। जो कि ऋण भी बैंकों की मांग जमा में शामिल होता है, और ये जमा समय पर नहीं निकाली जा सकती। ऋण जो है मांग जमा होती है, मांग जमा मतलब कि जब वो मांगेंगे तब उनको देना है।
ये जमा एक समय पर नहीं निकाली जा सकती, इनका टाइम होता है कि आप इस समय पर ही निकाल पाएंगे। अतः बैंकों को कुल मांग जमा का एक अल्प प्रतिशत नकद के रूप में अपने पास रखना होता है। ठीक है, बैंक के पास जितना भी जमा पैसा है उसका कुछ प्रतिशत उसे नगद में अपने पास रखना होता है। मैंने आपको क्यों बताया, कोई एकदम से जरूरत हो, मान लीजिए 5 व्यक्ति ने पैसे जमा किए थे, उसमें 2 बैंक से कह रहे हैं कि हमें वापस चाहिए है, तो कुछ उसे अपने पास नगद के रूप में रखना होता है। बैंक अपने नगद कोषों से कई गुना अधिक राशि सृजन करते हैं। मैंने आपको बताया ना कि उसके पास जितना पैसा है उससे बहुत ज्यादा वो ऋण देता है, तो कई गुना अधिक साख सृजन करते हैं और अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि करते हैं। इस तरीके से क्या होती है, अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति बढ़ती है। मान लीजिए कई सारे लोगों को इंडस्ट्री लगानी है, ठीक है, उन लोग ने बैंक से क्या किया, लोन ले लिए हैं, तो क्या हुआ कि ऐसे तो पैसा नहीं था, लेकिन बैंक के द्वारा क्या है उनको पैसा मिल सका, तो अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति भी करते हैं, है ना, पूर्ति भी बढ़ाते हैं ये। और क्या कार्य करते हैं, देखिए पहले 2 कार्य थे, मांग जमा स्वीकार करते हैं, ठीक है, दूसरा कार्य था ऋण देते हैं, और भी काम करने लगे हैं। अब बैंक बहुत सारे काम करते हैं। वाणिज्यिक बैंक अपने ग्राहकों की तरफ से चेक, किराया, ब्याज इत्यादि एकत्र करते हैं। अगर मान लीजिए कोई ग्राहक है, ठीक है, उसको कहीं से किराया लेना है, ब्याज लेना है, चेक लेना है, तो वो सब भी इकट्ठा करते हैं और ग्राहकों की ओर से करों, बीमे की किस्त इत्यादि की अदायगी करते हैं। मान लीजिए किसी को टैक्स देना है, अपनी बीमा जो है, ठीक है, उसकी किस्त देनी है, तो कौन, बैंक उसकी तरफ से देता है। और क्या करते हैं, ग्राहकों के लिए विभिन्न प्रकार के शेयरों तथा स्टॉकों की जानकारी प्रदान करते हैं तथा उनकी ओर से प्रतिभूतियों को खरीदने, बेचने और सुरक्षित रखने का कार्य करते हैं। ये सारे स्टॉक मार्केट का जो कार्य होता है, ये सारे कार्य भी बैंक करने लगे हैं। ड्राफ्ट तैयार करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर रुपए भेजते हैं, ये सारे कार्य आप जानते हैं कि बैंक करते हैं, आपने भी कभी ना कभी करवाए होंगे। लॉकर की सुविधा, जैसे हम चेक के लिए जाते हैं, है ना, बैंक में, या किसी को चेक देते हैं, तो ये सारे कार्य तो बैंक करते ही है ना। लॉकर की सुविधा देते हैं, यात्री चेक तथा वस्तुओं के सुविधाजनक परिवहन में यात्रियों की सहायता करते हैं। ठीक है, आप बैंक के लॉकर में सामान रखते हैं, तो कई सारी चीजें, कई सारी अब जो सेवाएं हैं बैंक देने लगे हैं। देयता सृजन करते हैं, लाइबिलिटी क्रिएशन करते हैं। देयता सृजन किसी भी बैंक का प्राथमिक कार्य होता है। इस कार्य के लिए बैंकों द्वारा 3 प्रकार की पूंजी का उपयोग किया जाता है। तो देखिए, जब बैंक देयता का सृजन करते हैं, ठीक है, लाइबिलिटी का क्रिएशन करते हैं, तो उनके पास 3 प्रकार की पूंजी का उपयोग करते हैं, है ना, जिसमें देखिए क्या होता है, स्वामित्व पूंजी, ओन्ड कैपिटल, पूंजी का वह जिसकी सहायता से किसी बैंक का कारोबार होता है, उसे टीयर 1 पूंजी, टीयर 1 कैपिटल कहते हैं। तो देखिए जो भी क्या होता है, बैंकों के पास कैपिटल होती है, पैसे होते हैं, ठीक है, तो जो कैपिटल होती है वो 3 तरीके की होती है, ठीक है। तो जो पहली पूंजी क्या होती है, वो ओन्ड कैपिटल, स्वामित्व पूंजी होती है, मतलब बैंक की पूंजी होती है। पूंजी का वह जिसकी सहायता से किसी बैंक का कारोबार होता है, मतलब इससे क्या होता है, किसी बैंक का कारोबार होता है, इसे टीयर 1 कैपिटल कहते हैं, ये याद रखना। मैंने आपको बताया कि बैंक जो है वो ऋण लेते हैं, तो ठीक है, ऋण क्या होती है, ऋण जो है वो बैंक की एसेट होती है, लोन्स क्या है, बैंक की एसेट है, क्योंकि बैंक को उससे फायदा मिलेगा। अब देखिए, मैं आपको बता रही थी कि 3 तरीके की पूंजी होती है। स्वामित्व पूंजी, सॉरी आपको पटाखे की बीच में आवाज आ गई होगी, यहाँ आसपास बज रहे हैं। तो देखिए, स्वामित्व पूंजी मैंने आपको बताया कि वो पूंजी होती है, जैसे कि मान लीजिए इक्विटी शेयर्स वगैरह हैं, इनको टीयर 1 कैपिटल कहते हैं, ठीक है। दूसरी होती है ऋण पूंजी, डेब्ट कैपिटल, सॉरी फ्रेंड्स। तो देखिए, ऋण पूंजी में आपको बताई थी, डेब्ट कैपिटल एक निश्चित ब्याज के वायदे के आधार पर उगाई गई पूंजी को ऋण पूंजी कहते हैं, ठीक है। अगर बैंक बोलता है कि हम आपको एक निश्चित ब्याज देंगे, तो उस पूंजी को हम ऋण पूंजी कहते हैं, मतलब कुछ इंटरेस्ट जरूर देगा बैंक। कारोबार में विस्तार के लिए प्रयोग की जाने की वजह से इसे टीयर 2 कैपिटल कहते हैं। तो इसको क्या कहते हैं, टीयर 2 कैपिटल। परिपक्वता के आधार पर ऋण पूंजी 2 प्रकार की होती है। देखिए, कब ये परिपक्व होगी, मैच्योर होगी, इसके आधार पर ऋण पूंजी 2 प्रकार की होती है। 1 वर्ष से कम अवधि के लिए हुंडी या विनिमय पत्र, अगर 1 वर्ष से कम समय के लिए है। दूसरा क्या है, 1 वर्ष से अधिक के लिए बॉन्ड विनिमय पत्र या बॉन्ड किसी कारोबारी संस्था द्वारा जारी किया जाता है। तो देखिए, या तो 1 वर्ष से कम के लिए हुंडी या विनिमय पत्र होते हैं, या 1 वर्ष से अधिक के लिए बॉन्ड विनिमय पत्र होता है, तथा राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा अधिकृत संस्था द्वारा भी जारी किए जाते हैं। ये जो है, राष्ट्रपति, राज्यपाल द्वारा अधिकृत संस्था द्वारा भी जारी किए जाते हैं। तीसरी होती है जमा पूंजी, डिपॉजिट कैपिटल, लोगों द्वारा जमा की जाने वाली पूंजी को जमा पूंजी कहते हैं, ठीक है। पहली थी स्वामित्व पूंजी, ओन कैपिटल, ठीक है, जैसे कि मैंने आता था इक्विटी शेयर कैपिटल। दूसरी थी हमारी डेब्ट कैपिटल, ठीक है। और तीसरी डिपॉजिट, जो लोग देते हैं, लोगों द्वारा जमा की जाने वाली पूंजी को जमा पूंजी कहते हैं।
ठीक है, डिपॉजिट कैपिटल कहते हैं। इस पूंजी के लिए 4 खातों का प्रयोग किया जाता है। देखिए, जो कि केवल भारतीय निवासियों के लिए होती है, ठीक है। तो कौन कौन से होते हैं? चालू खाता, करेंट अकाउंट, बचत खाता, सेविंग अकाउंट, आवर्ती खाता, रिकरिंग अकाउंट और सावधि जमा खाता, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। इसके अलावा अनिवासी भारतीय, जो मतलब भारत में नहीं रह रहे हैं, वो जो भारतीय हैं, नॉन रेसिडेंट्स जो इंडियंस हैं, एनआरआईज, उनके लिए 3 अलग तरह के खाते खोले जाते हैं। इनके लिए जो मतलब भारतीय हैं लेकिन भारत में नहीं रह रहे हैं, ठीक है, एनआरआईज, उनके लिए 3 खाते होते हैं, जैसे अनिवासी विदेशी मुद्रा बैंक खाता, फॉरेन करेंसी नॉन रेसिडेंस बैंक अकाउंट जिसे एफसीएनआर कहते हैं, अनिवासी बाह्य रुपया खाता, नॉन रेसिडेंस एक्सटर्नल रुपये अकाउंट जिसे एनआरईआर बोलते हैं, साधारण अनिवासी खाता, नॉन रेसिडेंस ऑर्डिनरी अकाउंट एनआरओ। ठीक है, 3 तरीके के इनके खाते होते हैं। अब देखिए, सावधि जमा खाते में जमा करने की बारंबारता 1 होती है। देखिए, जो सावधि जमा खाता होता है, ठीक है, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, उसमें क्या होता है कि पैसा हम एक बार में जमा कर देते हैं, ठीक है। तो मतलब हम एक बार में ही पैसा पूरा जमा कर देते हैं, कि हमने कहा कि हम 1000 रुपये बैंक में जमा कर रहे हैं, जिसको हम 1 साल बाद निकालेंगे। तो सावधि जमा खाते में जमा करने की बारंबारता 1 होती है। हम सिर्फ एक बार पैसा जमा करते हैं और एक ही बार निकाली जा सकती है, और हम मतलब उसका टाइम रहता है कब आप जमा करेंगे और कब निकालेंगे। जैसे हमने 1 साल के लिए 1000 रुपये जमा कर दिए, तो उसको कहेंगे फिक्स डिपॉजिट, सावधि जमा। अब आवर्ती खाता क्या होता है? रिकरिंग अकाउंट, ठीक है। आवर्ती खाते की जमा बारंबारता सीमित होती है। देखिए, जो जमा करने कितनी बार जमा कर सकते हैं, ये सीमित होता है। निकासी बारंबारता 1 बार होती है, मतलब आप कई बार जमा करेंगे उसको, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपने 5 बार जमा करा है ना, और उसके बाद निकालेंगे एक ही बार। निकासी बारंबारता 1 होती है, मतलब निकालने की जो है आप एक ही बार निकाल सकते हैं, और जो जमा करेंगे वो भी जितनी बार करेंगे वो भी सीमित रहेगा। मतलब ऐसे नहीं कि आप जमा करते जाएं कि आप इतनी बार में जमा करके एक बार में पैसा निकालेंगे। बचत खाते में जमा करने की बारंबारता असीमित तथा निकासी बारंबारता सीमित होती है। जो सेविंग अकाउंट होता है, देखिए उसमें जमा आप कितनी भी बार कर सकते हैं, कोई लिमिट नहीं होती है, और निकालने का लेकिन सीमित होता है, कि आप जैसे कि मान लीजिए 1 महीने में 3 बार, फॉर एग्जाम्पल कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैं समझाने के लिए बोल रही हूँ कि 1 महीने में 3 बार निकाल सकते हैं। मतलब आप 1 महीने में कितनी बार भी पैसा जमा कर दें, लेकिन आप निकाल 3 बार सकते हैं, ऐसा होता है। जबकि चालू खाते की जमा करने की बारंबारता और निकासी बारंबारता असीमित होती है। लेकिन जो देखिए करंट, मान लीजिए कोई व्यापारी है, उसे हर दिन पैसा निकालना है, ठीक है, हर दिन जमा करना है क्योंकि उसे पैसा मिल रहा है, तो ये लोग करंट अकाउंट खोलते हैं, यानी कितनी भी बार भी जमा कर सकते हैं, कितनी बार भी निकाल सकते हैं। अब देखिए, मांग जमा क्या होती है? डिपॉजिट जो बोलते हैं, ठीक है। मांग जमा क्या होता है? चालू खाता प्लस बचत खाता। देखिए, मांग पे जैसे जब भी मांग रहे हैं तब मिल जा रहा है ना पैसा, आप तब निकाल सकते हैं, तो उसको बोलते हैं मांग जमा। तो मांग जमा में होता है चालू खाता प्लस बचत खाता। और आवधिक जमा मतलब एक समय पर ही आप जमा कर सकते हैं, तो उसमें आता है आवर्ती खाता और सावधि खाता, फिक्स डिपॉजिट और, ठीक है, रिकरिंग डिपॉजिट का योग क्या होता है? इन दोनों का योग होता है मांग जमा और आवधि जमा, यानी टाइम डिपॉजिट और डिमांड डिपॉजिट होता है। इन दोनों का जो योग होता है उसको सकल जमा, टोटल जमा होती है ये। तथा ये थोड़ा सा समझने वाली चीज़ है, ये इसको कहते हैं टोटल जमा। तथा सकल जमा को ब्याज के साथ जोड़ने पर सकल देयता प्राप्त होती है। जो हमारी सकल जमा है, मतलब जो हमारी पूरी बैंक के पास जो जमा है, डिपॉजिट है, उसमें अगर हम ब्याज को जोड़ देंगे तो वो क्या सकल देयता प्राप्त होती है। मतलब बैंक को देखिए ये पैसा वापस करना है और उसके बाद इंटरेस्ट भी देना है। देखिए, यही सकल देयता, सकल मांग तथा आवधिक देयता, ग्रॉस डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी GDTL कहलाता है। सकल का मतलब क्या होता है? ग्रॉस मतलब पूरा, अभी इसमें कुछ निकाला नहीं गया है, पूरे हैं। तो ग्रॉस डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी में क्या होता है? मैंने आपको बताया मांग जमा और आवधिक जमा, ठीक है, टाइम डिपॉजिट और हमारा डिमांड डिपॉजिट, ये होता है। और इसमें क्या है? इंटरेस्ट जो देना है वो भी रहता है, तो इसको कहते हैं ग्रॉस डिमांड टाइम लायबिलिटी, GDTL। अब देखिए, GDTL में से अंतर बैंक देयता क्या होती है? देखिए, आप किसी भी, मान लीजिए आप एक आपका बैंक किसी बैंक में अकाउंट है, आप दूसरे बैंक के ATM से पैसे निकाल लेते हैं, तो वो क्या होता है? बैंक के अंदर भी तो आपस में लेन देन होता है, तो अंतर बैंक देयता जो होती है, करोड़ों खातों से होने वाली राशि के अंतरण को सुचारू रूप से चलाने के लिए विभिन्न बैंक एक दूसरे
कि यहाँ अपने खाते रखते हैं। बैंक भी एक दूसरे बैंक में खाते रखते हैं, क्योंकि देखिए हम ऐसा होता है ना, एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या होता है, बैंक आपस में क्या करते हैं, अंतर बैंक देयता होती है उनकी, घटाने के बाद जो शेष राशि बचती है, ठीक है, जीडीटीएल में से जो बैंक के आपस में जो भी लेन देन हुए उनको घटाने के बाद जो शेष राशि बचती है उसे निबल मांग और आवधिक देयता, नेट डिमांड और टाइम लायबिलिटी, एनडीटीएल कहते हैं। अब कहीं पे भी एनडीटीएल लिखा हो तो आप हमेशा याद रखिएगा कि टोटल जमा जो होती है हमारी, ठीक है, उसमें इंटरेस्ट जोड़ दिया है और बैंकों में आपस में जो लेन देन हुआ है उसको हटा दिया है, तो हमारा नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी आ जाता है। तो यहाँ तक आई होप कि आज आपको कमर्शियल बैंक के जो काम है वो सारे समझ में आ गए होंगे, उसकी पूंजी जितनी तरीके की होती है वो समझ आई होगी। ठीक है, अब इसके आगे के जो आगे का अभी ये पूरा नहीं हुआ है तो आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। एंड थैंक यू सो मच। और अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो इनको प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कर दीजिए। थैंक यू।